my dear students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start our NCERT based statistic new chapter, that was chapter number 3, linear regression model. So let us start. Linear regression model. स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर जो है वो अपना लास्ट चैप्टर लीनियर कोरिलेशन से रिलेटेड चैप्टर है. सो ये चैप्टर में भी ज़्यादा थियोरी नहीं है आपको याद करनी, डायरेक्ट ये चैप्टर भी अप्लाइड है. ओके तो हम थोड़ी बहुत इसके डेफिनेशंस जानेंगे, देन डायरेक्टली हम एक्सरसाइज सॉल्व करना चालू करेंगे. बहुत इजी सा चैप्टर है ये, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है. तो देखते हैं हम. नाउ व्हाट इज मॉडल? मॉडल इज अ सेट ऑफ one or more equation representing a relation or a problem is called a model. मॉडल क्या है? एक सेट है जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. ओके कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रिलेशन हो जिसके ऊपर एक इक्वेशन बनती है, वो सेट को रिप्रेजेंट करता है, उससे क्या बोलते हैं? मॉडल. नाउ व्हाट इज रिग्रेशन मॉडल? रिग्रेशन मॉडल क्या है? रिग्रेशन मॉडल मीन्स अभी आपको पता है क्या है. तो उसमें रिग्रेशन मॉडल मतलब स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है एक, विच डिस्क्राइब्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. क्या डिस्क्राइब करता है? मेन कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट मतलब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड अ रिग्रेशन मॉडल. उसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिनोटेड बाय एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिनोटेड बाय वाई. ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था थियोरी एक्सप्लेन करते वक्त कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. इसको कैसे हमें कॉज एंड इफेक्ट में लेना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था क्रॉप्स, ओके, रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स, उसका एग्जाम्पल मैंने बताया था. तो रेनफॉल क्या हो जाएगा हमारा? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल? रेनफॉल हमारा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यील्ड ऑफ क्रॉप्स क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट. बिकॉज रेनफॉल के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं कि हमारे क्रॉप्स कितने ग्रोन होंगे, जितनी रेनफॉल होगी उतने क्रॉप्स ग्रोन होंगे. तो इस तरीके से हम एक्स एंड वाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आएगा. बिकॉज कॉज हो जाएगा रेनफॉल, रेनफॉल का कॉज दिखेगा तब उसका इफेक्ट किस पे आएगा? क्रॉप्स पे. समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल्स से कि व्हाट इज रिग्रेशन मॉडल. अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद आपको रखने हैं, इतने यूज तो नहीं है बट इसको आपको ध्यान में रखना है. व्हेन देयर इज अ परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, then the regression model is y equals to alpha plus beta x. यहाँ पे हम लीनियर कोरिलेशन में क्या करते थे? डिग्री फाइंड आउट करते थे कि ये परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन है या पार्शियल है या नेगेटिव कोरिलेशन है. अगर परफेक्ट लीनियर कोरिलेशन होगा तो हमारा इक्वेशन कौन सा सेटिस्फाई होगा? y equals to alpha plus beta x. Now when there is a partial correlation between the variable x and y, then regression model is y equals to alpha plus beta x plus u. अगर पार्शियल कोरिलेशन होता है तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है? y equals to alpha plus beta x plus u. Okay. Now the main definition of linear regression model: a mathematical or functional relationship between two correlated variables which helps in estimating the value of dependent variable for some given value for independent variable is called linear regression model. कोई भी रिलेशन मैथमेटिकल और फंक्शनल रिलेशनशिप, ओके, जो कोरिलेटेड वेरिएबल्स विच हेल्प्स, कोई भी 2 वेरिएबल हेल्प करते हैं एस्टिमेट करने में कि क्या वो डिपेंडेंट है. डिपेंडेंट फॉर सम गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वैल्यू गिवन होगी उससे हम डिपेंडेंट वैल्यू देखते हैं, और देन वेरिएबल फॉर लीनियर रिग्रेशन मॉडल. तो ये है आपका डेफिनेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल का. इसके फॉर्मूलाज सेम है. यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, एक स्कैटर डायग्राम मेथड और दूसरा सेकेंड मेथड है लीस्ट स्क्वायर मेथड. ज्यादातर इसमें लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज होता है, स्कैटर डायग्राम मेथड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. सो हम डायरेक्टली टाइम वेस्ट करे बिना हम लीस्ट स्क्वायर मेथड देखते हैं. लीस्ट स्क्वायर मेथड के फॉर्मूलाज भी सेम कार्ल पियर्सन मेथड जैसे ही है. ओके तो देखते हैं हम. ये है स्टूडेंट्स लीस्ट स्क्वायर मेथड के फॉर्मूला. लीस्ट स्क्वायर मेथड इसके फॉर्मूलाज है स्टूडेंट्स.
फॉर्मूला नंबर 1, b इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। क्या लिखा? लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज डिनोटेड बाय b। लीनियर कोरिलेशन r से डिनोट करते थे, इसको b से डिनोट करेंगे। होल डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर। स्टूडेंट, कार्ल पियर्सन मेथड में हम लोग x और y दोनों लेते थे, पर यहाँ पे क्या लिया है हमने? सिर्फ x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर ही लिया है, और बाकी तो सेम रूल्स है। इफ x बार एंड y बार आर इंटीजर्स होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और इफ x बार एंड y बार आर डेसिमल्स, जब डेसिमल में आंसर आएगा तो क्या ये फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला आप देख सकते हो सेम एज कार्ल पियर्सन मेथड जैसा ही है, कोई इसमें दूसरा चेंजेस नहीं है। बस इतना है कि जो हम अपॉन में दोनों वेरिएबल्स लेते थे, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल आएगा। अब ये एक वेरिएबल हमें कौन सा लेना है, कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट, ये फॉर्मूला है y ऑन x का। y ऑन x मतलब x जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x हमारा इंडिपेंडेंट होगा, और y क्या होगा? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि रेनफॉल और यील्ड ऑफ क्रॉप्स का मैंने दिया था आपको एग्जाम्पल, तो उसमें क्या रेनफॉल जो था इंडिपेंडेंट था और यील्ड ऑफ क्रॉप्स डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो वो y ऑन x हो गया सम। आपको लिखा होगा कि किसके ऊपर से सम ये आएगा, मतलब y ऑन x है या x ऑन y है, ये आपको क्वेश्चन में ही लिखा होगा। ओके, तो इससे आपको ये इलस्ट्रेशन में आपको और अच्छे से बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा ये चीज क्या है। तो इसके ऊपर अभी y ऑन x होगा जब, तो हमारा नीचे अपॉन में क्या फॉर्मूला आएगा? x का। जब x ऑन y होगा तो अपॉन में क्या लेना है हमें? y का लेना है फॉर्मूला। ओके, तो ये है दो फॉर्मूलाज करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप होता है a फाइंड करो। a इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार। ओके, a फाइंड करने के बाद हम y कैप मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू। स्टूडेंट, लीनियर रिग्रेशन मॉडल में एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करना बहुत जरूरी है, तो एस्टिमेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है ये a प्लस बी एक्स। वाई कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। कैप का मीनिंग ही होता है एस्टिमेशन। ओके, तो वाई कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये मेन फॉर्मूला है हमारा। ओके, अब इसमें a हमें मिलना नहीं है, b तो हमें मिल जाएगा, a हमको फाइंड करना है, तो a फाइंड करने का फॉर्मूला है ये a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब इंटरप्रिटेशन, b इज ग्रेटर देन 0 तो एस्टिमेटेड इंक्रीजेस माना जाएगा, और b इज लेस देन 0 होगा तो एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। नोट, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज आल्सो नोन एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। कभी कभी स्टूडेंट क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट लिख के, तो कौन सा मेथड यूज करें? तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमें यूज करना है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड जो है सेम एज हमारा, देखो वाई एक्स का मतलब है y ऑन x। ओके, तो y मतलब v और x मतलब u। बाकी सिमिलर मेथड ये आपने लीनियर कोरिलेशन में भी देख चुके हो, सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v होल डिवाइडेड बाई n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u टू दी होल स्क्वायर। u इक्वल्स टू x माइनस a एंड v इक्वल्स टू y माइनस b। Above method is used when there is no change in scale। चेंज इन स्केल नहीं होगा जब, तभी ये मेथड यूज कर सकते हैं। इसके दो फॉर्मूलाज है, एक जो चेंज इन स्केल होगा तो, और एक चेंज इन स्केल नहीं होगा तो। चेंज इन स्केल नहीं होगा तो सिर्फ एक ही चीज आपको इसमें ऐड करनी है, मल्टीप्लाई बाय सी वाई डिवाइडेड बाई सी एक्स। ये जो होता है हमारा चेंज इन स्केल जो हम करते हैं वो वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। u फाइंड करने का फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा, x माइनस ए डिवाइडेड बाई सी एक्स एंड v इक्वल्स टू x माइनस बी डिवाइडेड बाई सी वाई। अबव फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन देयर इज चेंज इन स्केल। तो स्टूडेंट, आपको अभी पता चल गया होगा सारे फॉर्मूलाज कार्ल पियर्सन मेथड के बेस्ड पे ही है और कोई चेंजेस नहीं है, उसी के बेस के पूरे लास्ट इसमें चैप्टर में जो हमने सम सॉल्व किए थे वैसे ही है। इसके सम्स तो बहुत इजी है, कनेक्टेड चैप्टर है, ये बहुत इजी सा चैप्टर है, छोटा सा, फटाफट आप कंप्लीट भी कर लेंगे ये चैप्टर। तो अब हम इसकी इलस्ट्रेशंस देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 1। क्या बोला है? दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन फॉर लाइफ ऑफ कार्स एंड देयर एनुअल मेंटेनेंस
cost of a specific model of a car of a particular company. Obtain the regression line of maintenance cost of the life of car. Also estimate the maintenance cost of life of car for 10 years. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा गिवन है। पहली चीज़ आपको फाइंड करना है कि ये y ऑन x है या फिर x ऑन y है। ये हमें पता कैसे चलेगा? ये हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स यहाँ से ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन, ये जो लिखा है ना ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन, अब किसकी? लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लाइफ ऑन दी लाइफ कार्स, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ऑन लाइफ ऑफ कार्स। अब देखते हैं ये मेंटेनेंस कॉस्ट कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है या वाई वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और वाई वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। तो इन दोनों में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? यस, लाइफ ऑफ कार, ये एक्स वेरिएबल हो जाएगा इंडिपेंडेंट, और दूसरा एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगा? वेरिएबल वाई, मतलब ये डिपेंडेंट, बिकॉज ये तो डिपेंड करता है कि कितने ईयर्स कितने लाइफ है कार की। ओके, कितने ईयर्स तक कार चलेगी उतना उसका मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा। तो हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब मिल गए हैं, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा? अब वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला आएगा। इसका वाई ऑन एक्स, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप एक्स बार और वाई बार फाइंड करना। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि इसको एस्टिमेट कितने ईयर्स के लिए करना है? एस्टिमेट 10 ईयर्स के लिए करना है। जब एस्टिमेट लिखा हो, एस्टिमेट करना है मतलब आपको लीनियर रिग्रेशन का सम पूछा है। काफ़ी टाइम स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि ये आइदर लीनियर कोरिलेशन का सम है या फिर लीनियर रिग्रेशन का सम है। तो इसको डिफाइन पर्टिकुलरली कैसे करते हैं? जिस भी क्वेश्चन में आपको एस्टिमेशन लिखा हो कि ये एस्टिमेट करना है फॉर दोज ईयर्स सो ऑन, तो उस क्वेश्चन को आपको लीनियर रिग्रेशन चैप्टर से के थ्रू आपको फाइंड करना है। ओके, या तो फिर ऐसे ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन लिखा होगा तो भी आप इजीली समझ सकते हो कि ये हमें इस वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है, ये लीनियर रिग्रेशन का सम है। तो इस तरीके से आप इसको पर्टिकुलरली डिफाइन कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं आगे। Life of car is an independent variable, so we shall denote it by variable x. And maintenance cost is dependent variable, so we shall denote it by y. Considering at the data, we shall prepare the following table for the obtaining regression line. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? वेरी फर्स्ट स्टेप हम क्या करते थे लीनियर कोरिलेशन में? एक्स बार एंड वाई बार फाइंड करना। जैसा ही लीनियर कोरिलेशन में स्टेप बाय स्टेप हम करते थे उसी तरीके से इसी में भी स्टेप बाय स्टेप करना है। बस लास्ट आपको एक चीज़ एस्टिमेटेड वैल्यू ढूंढना होगा, ये एक न्यू चीज़ है इसमें। बाकी पूरा सम सेम एज लीनियर कोरिलेशन में किया था वैसा का वैसा ही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक्स बार वाई बार देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स बार वाई बार हमारा कितना आया? एक्स बार कैलकुलेट किया, आया 20 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आया हमारा 5। वाई बार का आंसर क्या है हमारा? 21.5। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक डिजिट जो है डेसिमल में है और एक डिजिट इंटीजर्स में है। जब इस तरीके का कुछ सम आता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? फॉर्मूला नंबर 2। कौन सा? एन सिग्मा एक्स वाई वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला एक बार अच्छे से मैं लिखती हूँ यहाँ पे, तो आपको एक बार रिमाइंड हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला है ये। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाई, अब वाई ऑन एक्स का सम था ये, तो नीचे हम क्या लेंगे? एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स टू दी होल स्क्वायर। ओके, जब वाई ऑन एक्स का सम आता है तो नीचे एक्स वेरिएबल का लेना है, और जब एक्स ऑन वाई का सम आएगा तो नीचे क्या हम लेंगे? वाई वेरिएबल लेंगे। ये एक चीज़ ध्यान में रखना, नहीं तो फॉर्मूला आपका सम गलत हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं टेबल। एक्स एंड वाई
हमें चाहिए क्या, एक तो एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें कोरिलेशन में हम वाई स्क्वायर भी बनाते थे टेबल पर, इसमें वाई स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम वाई ऑन एक्स वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एक्स वाई मतलब एक्स और वाई वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 20 80, 6 इंटू 25 150, 8 इंटू 30 240। इन सबको टोटल करेंगे आएगा आंसर हमारा 490। एक्स का टोटल 20 और वाई का टोटल 85। ये तो जब हम एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करते हैं तभी हम इसका टोटल कर लेते हैं। देन हमें फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर। हमें इसमें वाई वेरिएबल की कोई ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ चाहिए तो सिर्फ हमें वाई चाहिए। ओके, वाई स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो कॉलम आप बनाओ तो भी ठीक है, ना बनाओ तो भी तो बहुत अच्छा है, ना बनाओ तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। पर अगर बाई चांस आपने बना लिया तो टेंस मत हो जाना कि मार्क्स वार्क्स कट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें जो एसेंशियल चीज़ें हैं आपकी, बस वो आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब जो आपका एक्स है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। इन सब का टोटल करेंगे आएगा आंसर 120। अब हमारे पास सब कुछ है, एक्स वाई का टोटल है, एक्स स्क्वायर का टोटल है, एक्स है हमारे पास, वाई है, तो हम सिंपली सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुटअप करेंगे और इसका आंसर देखेंगे तो आंसर कुछ आता है हमारा 3.25। यहाँ पे लीनियर कोरिलेशन में हम यहाँ पे आर से डिनोट करते थे, अब हमें यहाँ से आर से नहीं डिनोट करना है, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, बी। ओके, लीनियर रिग्रेशन बी से डिनोट होगा, तो बी इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स टू दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तो इसमें हम सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे, देन कुछ हमारा आंसर आएगा 3.25। तो बी इज इक्वल टू हमारा आंसर आया 3.25। अब हमें क्या फाइंड करना है, वाई कैप। वाई कैप क्या था हमारा, a प्लस बी एक्स। अब बी एक्स, एक्स हमें कितने ईयर्स दिए गए थे, 10 ईयर्स का एस्टिमेशन फाइंड करना है। कितने ईयर्स का एस्टिमेशन फाइंड करना होता है, ये यहाँ पे एक्स का वैल्यू होता है, या एक्स का वैल्यू डायरेक्टली भी कभी कभार गिवन होता है। तो एक्स है हमारे पास, बी हमारा आ गया 3.25, तो हमें ए चाहिए। तो ए फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। देखते हैं इसको, देख सकते हो आप इसमें a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो यहाँ पे हमारा वाई बार कितना था 21.25 माइनस b की वैल्यू आई 3.25 और x बार क्या हमारा था 5। एक्स बार इंटू बी हम पहले करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3.25 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आता है 16.25। उसको सिंपली 21.25 से माइनस करेंगे, हमारे ए की वैल्यू आ गई 5। ओके, अब हम एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी भी हमारे पास है, और हमारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 10 ईयर्स का हमें फाइंड करना है ना, तो एक्स हमारा 10 हो जाएगा। तो सिंपली हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स वाले फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर कुछ आएगा वाई कैप 37.5। तो इस तरीके से हम पूरा सम सॉल्व करेंगे। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी सा सम है ये। आइए अब इलस्ट्रेशन सेकेंड देखते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 2, द मंथली सेल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप्स in 100 units and its profit in lakh for the last 6 months for a company is given below. Obtain the regression line of y on x. Also find the error in estimating y for x. x हमें यहाँ पे given है 7 और रिग्रेशन लाइन किसका फाइंड करना है, y on x का। मतलब हमें अपॉन में क्या लेना पड़ेगा, x वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे x एंड y वेरिएबल हमें पहले से दिया है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमें ये तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही इजी सा सम है ये। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम x बार एंड y बार कि ये इंटीजर्स है या डेसिमल है, उसके बाद में हम आगे कंप्यूट करेंगे कि किस फॉर्मूला हमें यूज़ करना है।
एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो कितना आएगा हमारा 6.67, और वाई बार हम कैलकुलेट करेंगे आएगा 9.67। तो हमें इससे पता चलता है कि ये डेसिमल में है, तो हमें एन सिग्मा एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो इसमें कि टेबल बना है सिंपल, जो पहले मैंने इलस्ट्रेशन 1 में बताया, सेम एज फॉर्मूला लगाना है। एक्स है हमारे पास, वाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई का एक टेबल कॉलम बनेगा। 5 8 ज़ा 40, 7 9 ज़ा 63, 5 10 ज़ा 50, 12 इंटू 15 180, 8 10 ज़ा 80, 3 6 ज़ा 18। टोटल करेंगे एक्स वाई का आएगा 431। सिमिलरली एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो एक्स का स्क्वायर मतलब 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25, 12 12 ज़ा 144, 8 8 ज़ा 64 एंड 3 3 ज़ा 9। सिंपली एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे आएगा 316। अब सारी वैल्यूज है हमारे पास, सिंपली फॉर्मूला में हम पुटअप करेंगे, आंसर आएगा हमारा बी 0.90। अब 0.90 आने के बाद हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है। तो रिग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई कैप। ओके, वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। दिखाती हूँ मैं यहाँ पे आपको, वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है, पर हमें ए चाहिए। तो ए कैसे फाइंड करेंगे, वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो हमारे पास वाई बार है 9.67, बी है 0.90 और एक्स बार कितना है 6.67। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6.003। माइनस करेंगे 9.67 से, आंसर आएगा हमारा ए 3.67। इसको अब पुटअप कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 7 लेना है हमें। तो x देखो हमने 7 लिया, बिकॉज 7 ईयर्स के लिए यहाँ पे गिवन था, तो x हमने लिया 7। वैल्यूज सारी पुटअप की, तो हमारा y कैप कितना है 9.97 लाख। तो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू, नाउ वी कैन सी फ्रॉम द अवेलेबल डेटा दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यू y एंड व्हेन x इक्वल टू 7 इज 9। एरर E इक्वल्स टू वाई माइनस वाई कैप। तो y कितना था हमारा 9, राउंड ऑफ करके लिया, माइनस 9.97 तो आया 0.97। मतलब अगर वापस से हमें वही कैलकुलेशन लाना है तो 0.97 आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ये एरर वाला आप फाइंड करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। मेन आंसर जो हमें चाहिए वो एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए वाई कैप, ये हमारा मेन आंसर होता है। आपको उस क्वेश्चन में भी पूछा रहता है कि एस्टिमेटेड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 3। इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द रिपेयरिंग टाइम ऑफ एक्सीडेंट डैमेज कार्स एंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। रिपेयरिंग टाइम ऑफ अ कार and repairing cost. Obtain the regression line of y repairing cost on x repairing time. If the time taken to repair a car is 50 hours, find the estimate of the repairing cost. रिपेयरिंग कॉस्ट का हमें एस्टिमेशन फाइंड करना है, मतलब y और x का एस्टिमेशन हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे y और x क्या वेरिएबल हो गए वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। रिपेयरिंग कॉस्ट को y लेना है और रिपेयरिंग टाइम को x लेना है। तो सिंपली सबसे पहला स्टेप हमें फाइंड करना है, तो x बार और y बार। x बार हमारा क्या, आप देख सकते हो यहाँ पे x बार कैलकुलेट करके आया है हमारा 34 और y बार कैलकुलेट करके आया है 29। अब ये दोनों इंटीजर्स है, इंटीजर्स होगा तो स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस कार्ल पियर्सन मेथड का फर्स्ट फॉर्मूला। पर ये y और x है तो अपॉन में हमें क्या लेना है, डिवाइड में ओनली x का वेरिएबल। ये चीज़ ही सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम इजी सा सम्स है। सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर। बस इतना सा चीज़ आपको फाइंड करने की ज़रूरत है। अब इसमें हमें चाहिए क्या क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और इसका x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो टेबल बनाएंगे हम। टेबल में देखो पहला कॉलम है x का, दूसरा कॉलम y,
थर्ड कॉलम x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे हम। x बार हमें यहाँ पे मिला है, x बार कितना मिला है हमें देखते हैं। x बार यहाँ पे है 34 एंड y बार 29। x बार है हमारा 34 और y बार 29। तो 32 माइनस 34 करेंगे आएगा -2। 32 माइनस 40 माइनस 34 करेंगे आएगा आंसर 6। ऐसे ही सिमिलरली आगे की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। देन y बार भी सिंपल 25 माइनस 29 करेंगे आएगा -4। 35 माइनस 29 करेंगे आएगा 6। सिंपली आगे की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ओके अब हमें क्या चाहिए, x बार x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये थर्ड कॉलम सॉरी फिफ्थ कॉलम जो होगा हमारा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली -2 और -4 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 8। 6 6 ज़ा 36। -9 इंटू -11 99। -5 इंटू -7 35। 1 इंटू -1 -1। इस तरीके से हम इसका टोटल फाइंड करेंगे तो टोटल आएगा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है अच्छे से 330 समथिंग कुछ टोटल है इसका। ओके देन x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर, मतलब हमें किसका होल स्क्वायर फाइंड करना है, x माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर का, बिकॉज y की वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, y का वेरिएबल। तो -2 इंटू -2 4। 6 6 ज़ा 36। 9 9 ज़ा 81। 5 5 ज़ा 25। 1 1 ज़ा 1। 9 9 ज़ा 81। आंसर कुछ आएगा टोटल करने के बाद 228। ओके तो इस तरीके से सारी टेबल वैल्यूज फाइंड करने के बाद फॉर्मूला में हम डालेंगे तो आंसर आएगा हमारा b इक्वल टू 1.45। अब a फाइंड करना है हमें तो y बार माइनस b एक्स बार करेंगे, a आएगा हमारा -20.3। ओके अब ये आंसर नेगेटिव गया है 20.3, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव आंसर है तो हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो y कैप इक्वल्स टू a प्लस b एक्स। अब x हमें कितने हावर्स के लिए लिया था, 50 हावर्स के लिए, तो x हमारा हो जाएगा 50। देखो फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, y कैप कितना निकल के आया 52.2। तो सो व्हेन द रिपेयरिंग टाइम इज 50 आवर्स द एस्टिमेटेड रिपेयरिंग कॉस्ट इज 52.2 थाउजेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो देख के लग रहा होगा ना कि एकदम इजी सा है, सम कुछ है नहीं, जैसा हमने लीनियर कोरिलेशन में सॉल्व किया था वैसा ही सिर्फ हमें यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है कि ये क्वेश्चन में सबसे पहले जानना है कि क्या इसमें एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है, ओके, या क्या ये सम्स y ऑन x है या x ऑन y है। उसके आगे का सारा फिर कैलकुलेशन एकदम ईजी है, कुछ नहीं है सिर्फ। और लास्टली हमें सिर्फ एक चीज़ कैलकुलेट करनी है, एस्टिमेटेड वैल्यू जिसका हमें इक्वेशन है y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और a फाइंड करने का फॉर्मूला है a इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार। ओके तो हम अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 3.1। इसमें भी कुछ 4 सम्स है, ज़्यादा नहीं है सम्स, इसमें से मैं हार्डली 1 या 2 सम्स कराऊंगी आपको, 2 सम्स आपको मैं घपे दूंगी होम असाइनमेंट में, आपको सॉल्व करने हैं। वो एकदम इजी से सम्स है, जैसा मैंने इलस्ट्रेशन में कराया वैसे ही सम्स है। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं अब। ओके एक्सरसाइज 3.1। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी obtain regression line of demand on price. Demand on price also estimate demand when price is ₹20। x कितना दिया है यहाँ पे हमें 20, और डिमांड ऑन प्राइस, अब यहाँ पे x और y वेरिएबल पता नहीं है तो हमें पहले तो एज्यूम करना है। तो स्टूडेंट्स प्राइस और डिमांड में प्राइस हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और डिमांड डिपेंडेंट, बिकॉज डिमांड हमेशा किस पे डिपेंड रहता है, प्राइस पे। ओके अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके तो डिमांड हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो प्राइस हो जाएगा हमारा वेरिएबल x और डिमांड हो जाएगा y। अब यहाँ पे डिमांड ऑन प्राइस बोला है, मतलब ये y ऑन x वेरिएबल है। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे
कि एक्स बार और वाई बार कितना आता है। तो एक्स बार कितना होगा, वाई बार कितना होगा, देखते हैं हम। एक्स बार वाई बार, एक्स बार हमारा क्या आ गया स्टूडेंट 16 और वाई बार कितना आ गया 10। अब एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करने के बाद अब दोनों इंटीजर्स है एक्स बार और वाई बार। ओके, तो इंटीजर्स हो गए तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर, कार्ल पियर्सन का फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार, ये दो चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस एक्स बार कितना है हमारा 16, तो 12 माइनस 16 आएगा -4, 14 माइनस 16 -2, 15 माइनस 16 -1, 16 माइनस 16 0, 18 माइनस 16 2, 21 माइनस 16 5। सिमिलरली वाई बार कितना है 10, तो 18 माइनस 10 8, 12 माइनस 10 2, 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 10 -2, 7 माइनस 10 -3, 5 माइनस 10 -5। एक्स बार वाई एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार कैलकुलेट करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, हम एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर। ओके, तो एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर मतलब कॉलम नंबर 3, इस कॉलम का हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर। तो -4 इंटू -4 कितना आ जाएगा आंसर 16, -2 इंटू -2 आंसर आएगा 4, -1 इंटू -1 1, 0 का तो आंसर सेम 0 रहेगा, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25। ओके, देन नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4 इंटू 8 -32, -2 इंटू 2 -4, -1 इंटू 0, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। -1 इंटू 0 0, 0 इंटू -2 0, 2 इंटू -3 -6, 5 इंटू -5 -25। सबका टोटल करेंगे, इसका आएगा 50, लास्ट कॉलम का टोटल -67 एंड एक्स बार एंड वाई बार का टोटल तो हमने पहले कर लिया था। अब हम इसको फॉर्मूला में डालेंगे, तो b इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर। तो हमारे पास दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या था, -67 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर कितना आया 50, डिवाइड किया दोनों को, हमारा आंसर आया b -1.34। नेगेटिव आंसर आया तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हमें सिंपली कैलकुलेट करते जाना है। अब हमें एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एस्टिमेशन फाइंड करना है, मतलब कि आपको एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए कैलकुलेट करना है। तो ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार हमारा कितना था 10 माइनस, अब बी कितना आया -1.34, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1.34 इंटू 16, ये कैलकुलेट करेंगे पूरा आंसर आएगा हमारा 31.44। देन हम कैलकुलेट करेंगे अब इक्वेशन वाई कैप एस्टिमेटेड वैल्यू। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, हमारी 20, प्राइस 20 है, 31.44। अब ये प्लस जो है ना माइनस में कैसे कन्वर्ट हो गया, बिकॉज ये -1.34 था, ये स्टेप यहाँ पे कुछ ऐसा था, 31.44 प्लस -1.34 मल्टीप्लाई बाई एक्स कितना है 20, कुछ इस तरीके का स्टेप है। तो यहाँ पे प्लस माइनस कन्वर्ट होके ये माइनस हो गया है। देन नेक्स्ट 31.44 माइनस 26.8,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 26.8, दोनों को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा y कैप 4.64। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज का सम 3.1 का फर्स्ट सम। ओके, तो एकदम इजी सा सम है। अब नेक्स्ट 3 सम से आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये आपको होम असाइनमेंट में करने हैं खुद से। इसी तरीके से आपको सम सॉल्व करना है, जो मेथड आपको यूज़ हो। अगर इंटीजर्स में आंसर आए तो फर्स्ट मेथड, एंड अगर डेसिमल में आंसर आए तो फॉर्मूला सेकेंड। ओके, जैसे इलस्ट्रेशन में समझाया था उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एकदम इजी सा सम है ये। एक्स एंड वाई आपको गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो आप फाइंड करना पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को अज्यूम करके, एंड देन आप कोई भी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप कि आप होम असाइनमेंट में सम करोगे अच्छे से। और आपको अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं फिर उसके बेस पे और एक वीडियो बना दूंगी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।